a very warm welcome to PW. I am समृद्धि शर्मा and आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन है. As you can see, आज के सेशन में हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. अब आप सब प्यारे प्यारे बच्चों की एक स्पेशल डिमांड थी कि मैम लाइफ प्रोसेस इतना बड़ा चैप्टर है, पूरा पढ़ लिया है, काफी दिन पहले पढ़ा था तो हम भूल गए हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है. तो आपकी डिमांड आज हमने कर दी है पूरी. आज के सेशन में हम एक बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं. इस बुलेट ट्रेन में हम क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फटाफट से क्विक रिवाइज करेंगे विद इन 30 मिनट्स. चैप्टर बहुत बड़ा है, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, टाइम है बहुत कम. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट. चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस. तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है. तो बेटा लाइफ का मतलब होता है लिविंग, प्रोसेसेस का मतलब प्रोसेस. तो ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं बेटा, जिंदा रह पाते हैं, जिन प्रोसेस की वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इफ इवन इफ दे आर नॉट मूविंग. ठीक है, चाहे वो रेस्टिंग स्टेज में हो, चाहे स्लीपिंग हम कर रहे हैं, हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस हर टाइम हमारी बॉडी में चलती रहती हैं. उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. अब कौन सी है बेटा, 4 लाइफ प्रोसेस जो हमें डिस्कस करनी है. पहली है न्यूट्रिशन, सेकेंड है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट वन इज द एक्सक्रीशन. अब न्यूट्रिशन क्या है, खाना. भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेल्युलर हो जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, प्लांट्स हो गए, कितने भी सेल हो बॉडी में, चाहे एक हो चाहे मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो, सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये 4 लाइफ प्रोसेसेस होती ही होती हैं. फर्क ये है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक सिंगल सेल में ही सब कुछ हो जाता है, बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये सब प्रोसेसेस के लिए डेडिकेटेड क्या है, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है. राइट, तो फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहली लाइफ प्रोसेस के साथ, जो कि है न्यूट्रिशन. जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को ऑब्टेन करता है, खाने को यूटिलाइज करता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी बॉडी टिश्यूज के रिपेयरिंग के लिए, एनर्जी बनाने के लिए. तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं, अलग अलग न्यूट्रिशन शो करते हैं. तो सबसे पहला क्या है बेटा यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं. कुछ बैक्टीरिया हो गए जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए केपेबल है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है एंड वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं. तो अगर मेरे से कोई पूछे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स 2 तरीके के हो सकते हैं. फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो मतलब लाइट, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गए. ठीक है, एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद तो बना रहे हैं बट वो लाइट यूज नहीं करते, इंस्टेड वो कुछ केमिकल्स की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा है इन द कैटेगरी ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक. ये बात समझ में आई. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी हो गई हमारी हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड नीड्स के लिए, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं ये. तो वो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो गए. अब हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मेजरली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है. फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बेटा फंजाई हो गए, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये क्या करते हैं कि दूसरे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि जो भी मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ होता है, डेड होता है, ठीक है, डिकेइंग होता है, उनके ऊपर फीड करते हैं और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. सेकंड कैटेगरी हमारे पास है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की. अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं, वो लिविंग होता है, या तो उसकी बॉडी के ऊपर रह के उनकी बॉडी के अंदर घुस के क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन डेराइव करते रहते हैं. थर्ड कैटेगरी है होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स की. अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं. जब फूड इनकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेथड्स की वजह से, डिफरेंट केमिकल्स की वजह से, एंजाइम्स की मदद से क्या करते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करते हैं, फिर अपने खाने को अब्सॉर्ब करते हैं. तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हो गई हमारी, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सेप्रोफिटिक में फंजाई हमारा एग्जांपल होगा, पैरासिटिक में कस्क्यूटा हो गया, लाइस हो गया, टेपवर्म हो गया, लीच हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं. उसके बाद बेटा होलोजोइक में बेटा ह्यूमन बीइंग्स आ गए, अमीबा आ गया. ठीक है, जितने भी एनिमल्स हम पढ़ते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, वो सभी के सभी एनिमल्स इस होलोजोइक कैटेगरी के अंदर प्लेस किए गए हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स के अंदर होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं. जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस। तो आप कोई मुझसे पूछेगा फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो जब ऑर्गेनिजम्स लाइट की मदद से खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, चार चीजें जरूरी होती हैं। पहली होती है सनलाइट जो कि सन से मिलती है, दूसरा होता है क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स की लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, थर्ड होता है वाटर जो कि प्लांट्स को रूट की मदद से सॉइल से मिलता है, एंड फोर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे प्लांट्स को मिलता है एटमॉस्फेयर से, एंड ये वो रिसीव करते हैं या बोल सकते हैं हम उनकी बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा जो कि लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में क्या हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है जो कि फूड है। ग्लूकोज क्या है बेटा, ग्लूकोज इज फूड, फूड बन गया है यहाँ पे। उसके अलावा बेटा ऑक्सीजन निकल रही है एंड H2O वाटर निकल रहा है। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, स्टेप्स क्या है इसके, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सन बना लेते हैं, सन से सनलाइट आई। अब जैसे ही सन से सनलाइट आती है बेटा, तो ये सनलाइट जब लीफ के सर्फेस पे पड़ती है तो लीफ के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। अब क्योंकि लाइट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल टूटा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। जो वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो बेटा H2O, वाटर का मतलब H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन जो होती है वो तो लिबरेट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है ऑक्सीजन गैस, एंड इसके अलावा जो हाइड्रोजन होता है वो अलग हो जाता है। अब ये CO2, ये जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी और ये हाइड्रोजन जो वाटर के फोटोलिसिस की वजह से बाहर निकला था, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब कार्बो डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो बेटा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि ग्लूकोज है। तो यानी कि ये जो ग्लूकोज बना है ये कब बना है, ये हाइड्रोजन एंड जब CO2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन एंड वाटर यहाँ पे निकल गया। अब इस तरीके इसको हम पेपर में कैसे लिख कर आएंगे, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल की मदद से। तो क्लोरोफिल वो पार्ट है जो कि क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है लीफ में रह के। उसके अलावा बेटा जैसे ही लाइट एनर्जी आई तो इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, साथ साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस में वो कहां से आती है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से आती है। एंड लास्ट में क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जब किसी भी केमिकल सब्सटेंस के ऊपर क्या होता है, एडिशन होता है। एडिशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन्स का, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन होना। तो बेटा यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड जब उसका रिडक्शन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है यानी कि ग्लूकोज बनता है। अब ये जब ग्लूकोज बन जाता है तो प्लांट इस ग्लूकोज को जब मेजर बहुत ही लंबे टाइम के लिए स्टोर करना होता है तो इस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, एंड स्टार्च हमारे प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे प्लांट्स के अंदर स्टार्च स्टोर होता है बेटा, वैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये तो बात थी किसकी, प्लांट के न्यूट्रिशन की। अब बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एनिमल्स की न्यूट्रिशन के बारे में। अब जब एनिमल्स की हम बात करते हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, एनिमल्स शो करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने बात करा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किनके, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अब चलो, अब कौन से एग्जांपल्स हैं बेटा, यहाँ पे एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, लिश्मानिया हो गया, ये सब के सब ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही शो करते हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, यानी कि फूड का इंटेक करना। अब जैसे ही बॉडी के अंदर फूड जाता है तो बॉडी क्या करती है, उस फूड को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो पहले इंजेशन फिर डाइजेशन। डाइजेशन हो गया, अब डाइजेशन होने के बाद बॉडी यूजफुल फूड को क्या करेगी, अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद बेटा उस फूड को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है नए टिश्यूज बनाने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, बहुत सारा फूड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी ना डाइजेस्ट कर पाती है, ना हमारी बॉडी क्या कर पाती है, ना एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ऐसा अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड हमारी बॉडी क्या करती है, मॉर्निंग बिजनेस में बाहर निकाल देती है। नाउ दैट प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन। प्लीज नो दिस इज नॉट एक्सक्रीशन, दिस इज ईजेशन। तो फटाफट से बताओ कौन से स्टेप्स हुए, पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड पांचवा ईजेशन।
ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहा है बेटा, वो इन 5 स्टेप्स को शो करता है। तो हमें यहाँ पे एनसीईआरटी में बेटा हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन पहले अमीबा का डिस्कस करना है, फिर हम ह्यूमन बींग्स का डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये अमीबा का हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले होता क्या है बेटा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से मिलकर बना है। उसके पास सूडोपोडिया होता है। तो जैसे उसको बेटा अपने सामने अपने फूड पार्टिकल सेंस होता है, तो वो क्या करता है, धीरे 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 अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है। सूडोपोडिया को एक्सटेंड करके उस फूड को वो क्या करता है बेटा, एनसर्कल कर लेता है एंड फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब फूड जैसे ही इसके सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो वहां पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जहां पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस एंजाइम्स की मदद से उस फूड सब्सटेंस को तोड़ा जाता है। एंड जैसे ही ये फूड सब्सटेंस टूटता है, तो अब जो भी यूजफुल चीजें होती हैं वो डिफ्यूजन की मदद से इसके साइटोप्लाज्म में क्या चली जाती हैं, एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी के सरफेस से बाहर भेज दिया जाता है। नाउ दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फ्लोचार्ट आल्सो। तो अमीबा के अंदर सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि कैप्चरिंग करता है फूड का। फूड जैसे ही कैप्चर हुआ, फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद जो भी एब्जॉर्प्शन थी वो डिफ्यूजन की मदद से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भेज दिया जाएगा। राइट नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन डाइजेशन। अब जब मैं ह्यूमन डाइजेशन की बात करती हूँ, तो ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन बेटा पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही लंबी सी ट्यूब होती है, जिसके थ्रू क्या करता है बेटा, फूड पास ऑन करता है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने खाना खाया, तो खाना कहाँ गया बेटा, माउथ में। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है माउथ में, एंड खाना हमारी बॉडी से, जो भी खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है एनस से। तो माउथ से लेके एनस तक हमारी बॉडी में पूरी क्या है, एक हॉलो, एक लंबी सी हॉलो ट्यूब है, जिसके थ्रू फूड क्या करता है, ट्रैवल करता है। उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब इसके कौन से पार्ट्स हैं बेटा, माउथ हो गया, माउथ के बाद ओरल कैविटी हो गई, ओरल कैविटी के बाद फेरिंक्स हो गया, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस हो गया, यानी कि फूड पाइप से खाना जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड, वो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब इसमें तो फूड बेटा हमारा ट्रैवल करता ही करता है, डाइजेस्ट होता ही होता है, बट इसके अलावा कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है एंड वो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बट इनके अंदर फूड एंटर नहीं करता, जैसे कि लिवर हो गया, पेनक्रिया हो गया, या हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए। अब ये वो पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फूड के डाइजेशन में हेल्प तो करते हैं, बट इनके अंदर फूड कभी जाता नहीं है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर एसोसिएटेड ऑर्गन्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपर्ली क्या हो क्या रहा है। तो ये क्या है बेटा, हमारा ये हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ समझना क्या है बेटा, जैसे ही हमारा फूड, जैसे हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, तो बेटा हमारे माउथ में क्या है, हमारे माउथ में टीथ हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्रश करते हैं, चू करते हैं, टंग की वजह से हम उसको अपने सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है बेटा, माउथ के अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब उसके बाद बेटा कहाँ जाता है खाना पहुंचता है हमारे ईसोफेगस में, जहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही है, खाने को पुश करके भेज दिया जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करना। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होती हैं, 3 चीजें होती हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती हैं 3 चीजें। कौन सी हैं वो 3 चीजें, पहला है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन का काम करता है। अब पेप्सिन तभी काम करता है जब उसको एसिडिक कंडीशंस मिले। एसिडिक कंडीशंस कब मिलती है, जब उसको एसिड की प्रेजेंस मिलती है। इसलिए हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि पेप्सिन को एक्टिवेट करता है टू डू द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उससे बचाने के लिए हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द HCl। अब हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। अब आगे आगे और जाता है हमारा खाना, कहाँ पे पहुंचता है, वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड पहुंचता है, तो वहां पे 2 चीजें प्रेजेंट हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। पहला होता है हमारा बाइल जूस, जो कि कौन सिक्रीट करता है, लिवर। तो लिवर क्या करता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच के फूड की डाइजेशन में, फूड में मेनली बेटा जो इमल्सिफिकेशन होती है फैट्स की, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। नाम से समझ आ रहा है, पेनक्रिया क्या करते हैं, पेनक्रिया सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस।
पेनक्रिया सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। अब इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह के, एंड बाइल जूस को स्टोर करने का काम होता है गॉल ब्लैडर का। पेनक्रियास क्या करते हैं, पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाटिक जूस निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां पे ट्रिप्सिन की मदद से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, लाइपेस की मदद से ट्रिप्सिन की मदद से प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेस की मदद से फैट्स का डाइजेशन करता है, एंड लाइपेस रिपीटिंग अगेन, ट्रिप्सिन की मदद से प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेस की मदद से फैट्स का डाइजेशन करता है, एंड अमाइलेज की मदद से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं। चलिए, तो अब क्या होता है बेटा, बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस फाइनली कहाँ काम कर रहे हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहे हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी अगर रह जाता है कि डाइजेशन नहीं हुई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस होता है जो फाइनल डाइजेशन कर देता है फूड का। तो हमारी बॉडी में फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं विलाई, जो कि क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो फूड जो डाइजेस्ट हुआ वो विलाई की मदद से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद बेटा फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कौन सा फूड, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। उसके बाद बेटा वहां पे जो भी वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड उसके बाद बेटा फाइनली फूड यहाँ पे एनस में पहुंचता है, एंड जो भी फूड अनडाइजेस्ट हुआ, अनएब्जॉर्ब हुआ, वो बॉडी बाहर निकाल देती है। नाउ दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। Now that was about the process of nutrition. Now let us move to the next process, that is respiration. Respiration and breathing. बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, दो अलग अलग प्रोसेस है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, इन एयर आउट, दिस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन कुछ और है। जब हम एयर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है। अब हमारी बॉडी इस ऑक्सीजन की मदद से क्या करती है, फूड को तोड़ती है, फूड को तोड़ने के बाद एनर्जी बनाती है। अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना, एनर्जी मतलब एटीपी बनाना, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में। ब्रीदिंग मतलब एक्सहेलिंग और इनहेलिंग ऑफ एयर, हवा को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, फूड को तोड़ के एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। भाई ब्रीदिंग हमारे लंग्स में होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे हर सेल के अंदर होती है। हर सेल के अंदर एक प्रोसेस चल रही है जहां पे ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं बनती, रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। अब रेस्पिरेशन बेटा दो तरीके की होती है, कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, कोई ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। यानी कि फूड को तोड़ के एनर्जी बनाने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं, वहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स एनर्जी बनाने के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में होती है, ठीक है। मतलब पहले कुछ स्टेप साइटोप्लाज्म में, फिर बाद में कुछ स्टेप्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो पूरी की पूरी है वो पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ दिया जाता है, पूरा चकनाचूर कर देते हैं, सारा का सारा तोड़ देते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेटा इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज पूरा को पूरा नहीं टूट पाता। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, CO2 बनता है, वाटर बनता है, एंड एनर्जी बनती है। एनर्जी भी काफी ज्यादा एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर एनर्जी। यहाँ पे मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी बनती है। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या है बेटा, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं CO2, ठीक है। अगर हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर वहां पे हमारी एल्कोहल फर्मेंटेशन हो रही है तो वहां पे इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल बनता है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेटा क्या होता है, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है हमारी एनसीईआरटी में, जो कि ये बता रहा है कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। पहले ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर रह के पाइरूवेट में कन्वर्ट करा जाता है। अब बेटा डिपेंडिंग अपॉन के सेल के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है, तो फर्दर अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। अगर ईस्ट की हम बात करें तो ईस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, इस पाइरूवेट को इथेनॉल, अल्कोहल जो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम अपनी बात करें, हमारे सेल्स के अंदर बेटा इस पाइरूवेट को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जहां पे ये एनर्जी बोल रही हूं मतलब एटीपी बन रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ये जो पाइरूवेट होता है हमारे मसल सेल्स के अंदर, ये जो पाइरूवेट होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड कुछ एनर्जी बनती है। प्लीज नोट, इस केस में CO2 नहीं प्रोड्यूस होता एंड ये लैक्टिक एसिड जो है जब हमारी मसल्स के अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है तो क्रैम्प्स हो जाते हैं। इसलिए जब आप बहुत दिनों बाद रनिंग करते हो, डांसिंग करते हो, तो उस केस में क्या होता है बेटा,
क्रैम्प्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं बेटा, हवा को अंदर ले रहे हैं, हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। तो हवा क्या पैसेज फॉलो कर रही है उसको देखते हैं। तो ये क्या है बेटा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले होता क्या है बेटा, एयर हमारे नॉस्ट्रल्स में जाती है। ठीक है, नॉस्ट्रल्स, दिस इज द नॉस्ट्रल्स। ठीक है, उसके बाद बेटा नेसल पैसेज, भाई अपनी उंगली जहां अंदर डालोगे जो जगह तुम्हें दिखती है ना, ठीक है, वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया हमारा नेसल पैसेज। उसके बाद नेसल कैविटी, फिर फेरिंग्स में, लैरिंग्स मतलब बेसिकली क्या है बेटा, एक कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। लैरिंग्स मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा वॉइस बॉक्स हो गया। उसके बाद ट्रेकिया हमारा विंड पाइप हो गया। वहां से बेटा एयर जाती है हमारे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर लंग्स के अंदर एंटर करती है, लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर एल्वियोलर सैक के अंदर एंड फाइनली ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती है। मतलब ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। ठीक है, अब ब्रीदिंग में बेटा दो चीजें हो रही है, एक हो रहा है सांस लेना, इनहेलेशन, एक हो रहा है सांस छोड़ना यानी कि एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या हो रहा है बेटा, एयर इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, इनहेलेशन में क्या हो रहा है, एयर इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी, एक्सहेलेशन में एयर इज गोइंग आउटसाइड आवर बॉडी। उसके अलावा बेटा जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी रिबकेज ऊपर जाता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिबकेज नीचे आता है। उसके अलावा जो डायफ्राम वाली मसल है बेटा, जब हम इनहेल करते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो डोम शेप्ड हो जाती है। ठीक है, इनहेलेशन में हमारी लंग्स की वॉल्यूम बढ़ती है, एक्सहेलेशन में हमारे लंग्स की वॉल्यूम कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम हमें आना चाहिए ये। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्या, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, जैसे भी खाना खाना जरूरी है, सांस लेना, रेस्पिरेशन करना जरूरी है, ब्रीदिंग करना जरूरी है, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का, फूड का, वेस्ट मटेरियल का, हार्मोन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कराना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि गैसेस हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, वाटर हो गया, हार्मोन्स हो गए, इन सबको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी में क्या है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है बॉडी में। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या है बेटा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की तीन मेजर पार्ट्स हैं। पहला है ब्लड, जिन ट्यूब्स में ब्लड घूमता है उनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल, और उसके अलावा हार्ट। इन तीनों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है। तो पहले यहाँ पे हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या करता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है इधर से उधर। अब ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर देखा जाए तो 55% क्या है, प्लाज्मा होता है, जो कि इसका मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। उसके अलावा ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इस प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। ठीक है, एंड प्लाज्मा की बात करें तो बेटा 91 to 92% इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। अब ब्लड सेल्स तीन तरीके के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, एंड इसी की वजह से रेड ब्लड सेल्स रेड भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन। उसके अलावा बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, काफी बड़े साइज के सेल्स होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनका काम है एंटीबॉडीज बनाना एंड पैथोजन से फाइट करना। प्लेटलेट्स हो गए बेटा, प्लेटलेट्स बेसिकली छोटे छोटे सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं एंड ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर कोई ओवरऑल पूछे कि ब्लड का क्या क्या फंक्शन है, तो ब्लड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा बेटा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है एंड बॉडी को डिफेंस भी देता है, क्योंकि जब कोई बैक्टीरिया वायरस घुसता है तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के हमको बचाने का काम करता है। इवन जब हमें चोट लगती है तो उस टाइम पे बेटा हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड को क्लॉट करके ब्लड लॉस से भी हमारी बॉडी को बचाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड। ठीक है, अब ब्लड किन के अंदर मूव करता है, ब्लड मूव करता है क्या, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो हमारी बॉडी में तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज बेटा वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं। ठीक है, हमेशा हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, वो हो गई आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स जो होती है बेटा हमेशा हमारे ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी ब्लड होता है वो हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अलावा बेटा कैपिलरीज सबसे छोटी साइज की ब्लड वेसल होती है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ऊपर वाले दो कमरों को, ऊपर वाले 2 चेंबर्स को हम बोलते हैं एट्रियम एंड नीचे वाले 2 कमरों को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। अगर ये लेफ्ट तरफ का है तो ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ये राइट तरफ का है तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये बात समझ आई। अब एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या फर्क है, एट्रियम का साइज छोटा होता है, वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है। एट्रियम की जो वॉल्स होती है वो पतली होती है, वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो मोटी होती है। इसके अलावा
अब हम देखें तो इसमें फ्लो ऑफ ब्लड होता कैसे है, यानी कि ब्लड कहां से कहां आता है, कैसे ट्रैवल करता है। तो फटाफट से इसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले होता क्या है बेटा, लंग्स से हमारा ब्लड आता है किसके पास, हमारा ब्लड यहां से बेटा लंग्स है, लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन आ चुकी है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगी, ब्लड जो होगा उसके अंदर ऑक्सीजन है, वो वाली ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन जो होंगी लेकर आएंगे किसके पास, हमारे लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम से जाएगी बेटा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा आयोटा की मदद से ये सारा का सारा ब्लड क्या होगा बेटा, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर गया। अब वहां पे बेटा कैपिलरीज की मदद से एक्सचेंज होगा सब्सटेंसेस, यानी कि अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या होगा बेटा, वेना केवा की मदद से पहले हमारे राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, वेंट्रिकल से होने के बाद बेटा पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से दोबारा ये लंग्स में पहुंच जाएगा, एंड वहां पे लंग्स में से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में जाएगी, लंग्स से हम अपनी एक्सेल करके बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से क्या होता रहेगा बेटा, फ्लो चलता रहेगा ब्लड का। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी, तो पहले तो बेटा इस पॉइंट पे ब्लड एंटर किया हार्ट में, और एक बार यहाँ पे ब्लड एंटर किया, 2 बारी। अब क्योंकि ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 बारी ब्लड जाता है, तो इसीलिए ह्यूमंस क्या करते हैं, डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। जब हार्ट के अंदर 2 बारी क्या हो, ब्लड एंटर करे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बट कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे कि फिशेस के केस में क्या होता है, हार्ट के अंदर सिर्फ एक ही बारी ब्लड जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। इसके अलावा बेटा हम बात करें तो फिशेस के अंदर सिर्फ 2 चेम्बर्ड वाला हार्ट होता है, एम्फीबियंस के अंदर एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बर्ड्स के अंदर एंड मैमल्स के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये बात समझ आई। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, वो क्या करते हैं, डबल सर्कुलेशन शो करते हैं, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर अपनी मर्जी से मेंटेन नहीं कर सकते। बट जब हम बात करते हैं किसकी, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वो जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपनी मर्जी से मेंटेन कर सकते हैं। सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, जैसे कि फिशेस में हो गया, या फिर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं या एम्फीबियंस की बात करूं, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, प्रोसेस चल रही है। अब जैसे एनिमल्स की हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। प्लांट्स के अंदर बेटा क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट जरूरी है करना, फोटोसिंथेसिस करनी है, तो इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी है। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां होता है बेटा, डिपेंड करता है। अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट है तो वो रूट से लीव्स की तरफ होगा, ठीक है। अगर फूड का ट्रांसपोर्ट है वो लीव से डिफरेंट पार्ट्स तक होगा, जहां पे भी फूड की जरूरत है। अब इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो पाती है बिकॉज ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैं अगर जाइलम की बात करूं तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट के अंदर वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम, एंड फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो उसके अलावा बेटा वाटर का ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इन ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बट जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम जब हमारा वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है तो वहां पे ट्रांसपिरेशन पुल हो गया, हमारा रूट प्रेशर हो गया, ये सब चीजें ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती हैं जाइलम को, वाटर एंड मिनरल की। बट यहाँ पे बेटा कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं लगता, यहाँ पे जो होता है एनर्जी खर्च करनी पड़ती है एटीपी की फॉर्म में। तो इसमें एटीपी खर्च नहीं होता, इसमें एटीपी खर्च होता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है प्लांट्स के केस में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। अब बॉडी में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, इस वेस्ट को बाहर निकालना पड़ता है ना। इसी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो बेसिकली ब्लड के अंदर बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया, उस वेस्ट को हमें बाहर निकालना है। नाउ दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होता है बेटा, अगर हम बात करें तो कौन सी चीज को हमें निकालना है, जैसे कि बेटा यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब ब्लड के अंदर आ गया, इनको बाहर निकालना है। CO2 को तो हम ब्रीदिंग के टाइम पे निकाल देते हैं, वाटर, ये सब चीजों को बाहर निकालना है। अमीबा की बात करें तो अमीबा सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या करता है, रिमूवल कर देता है। बट ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनके अंदर प्रॉपर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसके अंदर किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा, इनकी मदद से क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन की जाती है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, ब्लड को किडनी के अंदर फिल्टर किया जाता है, वहां पे यूरिन बनता है। तो सबसे पहले किडनी के अंदर यूरिन बनता है, यूरिन जो होता है किडनी से बाहर जाता है, यूरेटर्स की मदद से, 2 ट्यूब्स होती हैं किडनी से जुड़ी हुई। अब जब यूरिन यूरेटर्स की मदद से जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, एंड जब आपको अर्ज फील होता है टू यूरिनेट, तो ये यूरिन यूरेथ्रा की मदद से आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। तो हमारा ये क्या है, हमारी किडनी है, किडनी के अंदर बेसिकली फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, एंड वहां पे यूरिन बनता है। अब किडनी की बात करें तो किडनी हमारे वर्टिबल कॉलम्स के दोनों साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी से बेटा, ये वेस्ट रिमूवल का काम करती हैं, वाटर बैलेंस करती हैं, टॉक्सिक केमिकल्स को निकालती हैं, हमारी बॉडी के पीएच बैलेंस को मेंटेन करती हैं। अब किडनी के अंदर ऐसा क्या है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है जो कि क्या करते हैं बेटा,
फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का, इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है। हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जो सबसे पहले जो ब्लड होता है वो ब्लड सबसे पहले ग्लोमेरुलस में जाता है, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन होने पे जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो बोमेन्स कैप्सूल में, यहाँ पे इस पार्ट को बोमेन्स कैप्सूल होते हैं, इकट्ठा होते हैं एंड वो धीरे 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 क्या होते हैं बेटा, मूव करते हैं। एंड यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो कई बार वेस्ट की तरह पहले डाल दी जाती हैं ट्यूब्यूल में, बट वापस से उनको बुला लिया जाता है कि भाई आपको नहीं जाना, आप वेस्ट नहीं हो, वापस आ जाओ, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। एंड फाइनली रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में यूरेटर की मदद से यूरिन को पहुंचा दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड वहां से बेटा यूरेथ्रा की मदद से हम उसको पी आउट करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये यूरिन इस तरीके से होता है। इसके अलावा बेटा प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा की मदद से जो गैसियस वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपिरेशन की मदद से उसको बाहर निकालते हैं। किसी किसी प्लांट्स में बेटा क्या होता है, जब उनके अंदर ज्यादा वेस्ट मटेरियल होता है तो वो अपनी लीव्स को शेड आउट कर देते हैं, ठीक है। इवन आपने देखा होगा किसी किसी प्लांट्स में ऐसा मिल्की सा लेटेक्स जैसा गम जैसा सब्सटेंस निकलता है, तो वो भी क्या है बेटा, उसका एक तरीका है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का। कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा वो रेजिन एंड गम्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एंड स्टोर करते हैं ओल्ड जाइलम में। इवन प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को सॉइल के रूट से क्या करते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, हो गया। इसी तरीके से हमारा फटाफट से लाइव प्रोसेस हो गया रिवाइज, एंड आई होप आप सभी बच्चों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।